अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। कहानी कनीज़ की 34वीं किस्त हाजिर है। इब्राहिम सरकार व अख्तर हुसैन साहब की मौजूदगी में इस्माइल सरकार ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व इंतज़ामिया से अपने बेटे तशकरान इब्राहिमी के इलाज के मसले पर तबादला ख्याल करते हुए अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि जो इलाज यहाँ हॉस्पिटल के वार्ड में रख कर की जाएगी वो अगर हवेली पर जाकर ही की जाए तो हमारे ख़ानदानी अरकान व तमाम रिश्तेदार पूरी तरह पुरसकून रहेंगे। लिहाजा एक तजुर्बेकार कंपाउंडर व नर्स को 24 घंटे के लिए मुकम्मल तौर पर मेरे बेटे की ज़रूरी खिदमत की अंजामदही पर मुकर्रर कर दी जाए और जब जब डॉक्टरों की ज़रूरत पेश आएगी वो अपनी ड्यूटी के मुताबिक हवेली पर आमदोरफ्त किया करेंगे। इसके लिए हॉस्पिटल के उसूल के मुताबिक जो भी खर्च आएगा और डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स व नर्सों की जो उजरत हमें बताई जाएगी हम उससे भी बढ़ चढ़ कर उसकी अदायगी करेंगे। बस यूँ समझ लें कि मेरे बेटे का तरीक़ा इलाज प्राइवेट से भी ख़ास होगा। हॉस्पिटल स्टाफ के जिन अरकान को हवेली पर रहने की ज़रूरत पेश आएगी उनके खाने पीने का इंतज़ाम हमारे ज़िम्मे होगा, बल्कि उनकी हर ज़रूरतों का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। इस्माइल सरकार की इन तमाम बातों से इब्राहिम सरकार व दीगर तमाम लवाहिकीन व रिश्तेदार बेहद खुश हुए। और रही हॉस्पिटल के इंतज़ामिया व स्टाफ की बात, तो भला उन्हें एतराज़ भी क्या हो सकता था। डॉक्टर रागनी ने कहा, भला इस्माइल सरकार की तजवीज़ से इनकार भी क्यों होगा। हमें खा खा कर सेहत बनाने और मोटाने का मौका तो खुश नसीबों को ही मैसर होता है। मिस रागनी की बातें सुनकर हर छोटे बड़े मर्दों खातीन हंसने मुस्कुराने लगे थे। बहरहाल उस वक्त एक कंपाउंडर व नर्स की ज़ेर निगरानी दिन के 2 बजे तशकरान इब्राहिमी को लेकर कुंबा के सारे लोग हवेली के लिए रुखसत हुए तो अख्तर हुसैन ने इब्राहिम सरकार से कहा, मैं फ़िलहाल अपने मस्कन के लिए निकलता हूँ सरकार, शाम के 6 बजे तक फिर आ जाऊँगा। इब्राहिम सरकार ने कहा, मैं आप लोगों को रोक भी नहीं सकता हूँ डियर, क्योंकि पता नहीं हमारी हवेली का चूल्हा जला भी है या नहीं। लिहाजा आप लोग फ़िलहाल जाएं, लेकिन रात का खाना इंशाअल्लाह आप लोग हमारे साथ ही खाएंगे। समझ गए ना कामरान व बदरुद्दीन बेटे। दोनों ने मुस्कुराकर निगाहें झुका ली थी। बहरहाल तशकरान अपनी माँ और दादी के दरमियान पिछली नशिस्त पर नीम दराज था। उसकी माँ ने उसके जिस्म का ऊपरी हिस्सा अपनी गर्दन और सीने पर ले रखा था। उसकी तीनों मामियाँ भी उसी कार में एडजस्ट कर गई थीं। बाकी उनके लड़के लड़कियां इब्राहिम सरकार के कहने पर दूसरी कार में बैठ गए और ख़ुद इब्राहिम सरकार ने अपने और अपने मुलाजमीन व मुलाजमाओं के लिए कुल 15 रिक्शे मंगवाए और कारवां हवेली के लिए रवाना हो गया। उस दिन सातपुरा की हवेली यानी काशाना असराफिल में नई खुशियों के बादल छा गए थे। दोपहर का खाना तो वाकई नहीं बना था, लेकिन बाज़ार से कई किस्मों की मिठाइयाँ, फरसान व नमकीन डिशों के 5 कार्टून इस्माइल सरकार ने मंगवा लिए, जो तमाम लोगों के ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी थे। रात के डिनर के लिए इस्माइल सरकार ने पुलाव, बकरे का गोश्त, टक्कर, सलाद और जर्दा फिरनी की तजवीज़ रखी। खुद तो कुछ नहीं खाया, कपड़े तब्दील किए, 1 कप चाय पी और बकरे का गोश्त लाने के बहाने अब्बा हुजूर से इजाज़त लेकर अपने घोड़े से निकल पड़े, क्योंकि वो अपने बेरहम ज़ालिमाना रवैये के सबब अपने दिलो ज़हन में नदामत व शर्मिंदगी का अनमिट बोझ महसूस कर रहे थे, जिससे निजात पाने की ज़बरदस्त फ़िक्र लाक थी उन्हें। उस वक्त 3:30 बजे थे। शलवार कमीज़ में मलबूस इस्माइल सरकार घोड़ा दौड़ाते हुए जमीला बेगम की जोहरा मंजिल पर आकर रुके तो कई मकामी लोग, मर्द व खातीन उनके इर्द गिर्द सिमट आए। सबों ने बाअदब उन्हें तस्लीमात अर्ज़ किया। सलमा खातून व इरफाना बेगम भी अपने घरों से निकलकर उनके करीब आ गईं। इस्माइल बार बार जमीला की इमारत को ही घूर रहे थे, जिस पर नीचे से ऊपर तक ताला पड़ा था। उन्हें हैरत हो रही थी कि जमीला अगरचे फरार है, मगर ये दोनों बच्चियां कनीज़ व कशिश कहाँ गईं, क्योंकि तशकरान इब्राहिमी के हुक्म के मुताबिक दोनों बच्चियों के काशाना इब्राहिम पर मुंतकिल होने वाली बातों से वो बिल्कुल बेखबर थे। उसी असना उन्हें उलझन व परेशानी में मुब्तला देखकर इरफाना बेगम सामने आकर उन्हें सलाम किया तो वो चौंके और सलाम का जवाब देते हुए तजब्जुब आमेज़ लहजे में पूछा, इरफाना
आप तो यकीनन जानती होंगी ये दोनों बच्चियां कनीज़, फातिमा व कशिश मानो कहाँ गई हैं। तब इरफाना ने इस्माइल सरकार के हॉस्पिटल पहुंचने से कबल छोटे सरकार की मायूस कुन बातों का जिक्र करते हुए सारी बातें बताई तो उनके चेहरे पर कई रंग, कई तासुरात नुमाया हुए और मिटते चले गए। आखिर में इरफाना ने कहा, हॉस्पिटल में जिस वक्त साहबजादे की तशरीफ़ आवरी हुई हम लोग भी वहाँ मौजूद थे, बल्कि बाबू को लेकर आप लोग हवेली के लिए रवाना हो गए। उसके बाद ही मैं, सलमा खाला, हुस्ना खाला और बदरुद्दीन कादरी की अहलिया व उसकी बहन कुरैशा बानो वापस आए। ये दोनों बच्चियां कनीज़ व कशिश फ़िलहाल चंदवाड़ा काशाना इब्राहिम पर हैं। इस्माइल सरकार ने नर्म लहजे में कहा, मैंने आप लोगों को हॉस्पिटल वार्ड में देखा था इरफाना, मगर बातें करने के हक़ में नहीं था। इरफाना बोली, वापसी पर मैं काशाना पर होती आई हूँ। मैंने दोनों बच्चियों के सामने आपकी मतलाशी निगाहों का जिक्र किया तो देखा उनके चेहरे कुछ हद तक पुरसकून हुए, वरना दोनों ही की हालत व कैफियत मर के बिस्तर पर पड़े मरीजों जैसी थी। अब तक किसी ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। इस्माइल अफसरदा निगाहों से सलमा व इरफाना को देखते रहे थे कि वो इल्तिजा अमेज़ लहजे में बोली, साहबजादे घोड़े से उतरेंगे नहीं, कम अज़ कम चाय। दरमियान में ही वो बोले, फिर कभी पी लूँगा, वैसे आपकी फराख दिली का शुक्रिया। उनके अल्फाज के साथ ही घोड़ा कसमसाया तो इरफाना मुस्कुराकर फ़ौरन लगाम पकड़ लिया और पूछा, सरकार के अल्फाज फिर कभी मुमकिन हो पाएगा क्या? इस्माइल के होठों पर बारीक सी मुस्कान आई और चली गई। उन्होंने कहा, अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है मैडम। इरफाना उनके लबो लहजे पर अंदर ही अंदर खिल उठी और घोड़ा तूफान की तरह उड़ता चला गया। इरफाना के अंदर सरगोशी हुई। इन अदाओं और अंदाज गुफ्तगू पर जमीला जैसी अड़ियल मगरूर औरत का अपनी राह से भटक जाना बेमानी नहीं था। ये और बात थी कि उसे इस्माइल सरकार की मोहब्बत रास नहीं आई, लिहाजा वो बागी बन बैठी। बहरहाल उस वक्त वहाँ मौजूद इरफाना व सलमा के अलावा भी सभी मर्द व ख़ातीन ने महसूस किया कि इस्माइल सरकार अंदर से काफ़ी मुतमईन और खुश हैं, और हों भी क्यों नहीं। उनके लख्त जिगर मौत के भयानक जबरे से वापस जो लौट आए थे, अल्लाह ने नई ज़िंदगी अता की थी उन्हें, वरना छोटे सरकार ने कनीज़ की मोहब्बत में क्या कुछ नहीं झेला था और क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया था। उनकी याददाश्त का वापस आ जाना उनके पूरे ख़ानदानी अरकान, रिश्तेदार, तमाम खेश व अकारिब व खैरखाहों के लिए मुकम्मल सकून का सबब था। ताहम बात वहीं की वहीं थी। नफीस तबीयत रखने वाली दो अजीम शख्सियतों यानी तस्करान इब्राहिमी व कनीज़ फातिमा का मसला, जिसने कनीज़ को ज़बरदस्त रूहानी सदमा और तस्करान की रूह के साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी नाकाबिल बर्दाश्त अज़ियतों से नीम जान बना दिया था, और इतना कुछ सहने के बावजूद भी उनके सामने मज़कूरा मसला बगैर किसी हल के मौजूद ही था, जिसकी बिना पर तकरीबन अंदर से बाहर तक जितने लोग उस मसले की इल्मियत रखते थे उन्हें परेशान कुन फ़िक्र लाहक थी कि खुदा जाने अंजाम क्या होगा। खैर, उस वक्त इस्माइल सरकार के वहाँ से काशाना की जानिब जाने के बाद उनकी कैफियत को एतदाल पर देखकर इरफाना ने सोचा, क्यों ना हम भी देखें कि इस्माइल सरकार कनीज़ से किस अंदाज में मिलते हैं और उनके दरमियान क्या बातें होती हैं। बस उसी ख्याल के तहत सामने से गुजर रहे खाली रिक्शा को रोककर वो सलमा भी को साथ लेकर बैठ गई और रिक्शा काशाना की जानिब तेज़ी से बढ़ने लगा था। वाज़ेह हो कि उस वक्त काशाना इब्राहिम के अंदरूनी सहन में कई बेर लगे थे और वहाँ मौजूद लोगों में हुस्ना बेगम, कुरैशा बेगम, नूर आयशा खातून, कशिश व कनीज़ थीं। बदरुद्दीन सदर गेट के करीब ही कुर्सी पर खामोश उदास बैठा था। बाशिंदगान चंदवाड़ा तस्करान इब्राहिमी के साथ हुए सिलसिलेवार हादसों से बिल्कुल बेखबर थे। ताहम काशाना इब्राहिम के पड़ोस में आबाद कफ़ील अहमद की वालदा खैरुलनिसा को उन हादसों की भनक लग चुकी थी, क्योंकि वो अमूमन हुस्ना बेगम से मिलने आती रहती थी। ख़ासकर बदरुद्दीन के शादी के बाद से तो वो हर रोज़ ही कम अज़ कम 1-2 बार ज़रूर आ जाया करती थी, क्योंकि छोटे सरकार की बदौलत बदरुद्दीन की बदलने वाली हालात और नूर आयशा का हुस्न अखलाक किसी को भी मुतासिर करने के लिए काफ़ी थे। वो फ़ौरन चाय वगैरह लेकर
चाय वगैरह लेकर उसके सामने जा खड़ी होती और हुस्ना भी हुक्का लेकर हाजिर हो जाती थी। बदसूरत तस्करान के साथ पेश आने वाले हादसों से खैरुन्निसा को भी काफ़ी सदमा पहुंचा था। बावजूद इसके उसने अपने बेटे कफील और उसकी बीवी को भी इन सब बातों की भनक लगने नहीं दी थी। फिर मोहल्ले के दीगर मर्दों खातिन तो दूर की चीज़ थे। वैसे खैरुन्निसा पेट की बहुत गहरी खातून थी। खैर, उस वक्त कनीज सहन के आखिरी हिस्से में लगे आरामदा फर्श पर खामोश बदन पर चादर डाले खामोश परी छत को एकटक निहार रही थी और कशिश उसके सिरहाने बैठी आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबा रही थी। उसकी लंबी घनी जुल्फ़ें खुली थीं जिसे वो बार बार संभालने की भी कोशिश कर रही थी। कुरैशा व नूर आयशा फर्श पर ही कनीज़ के कदमों से लगी बैठी थीं। एक जानिब हुस्ना भी व खैरुन्निसा मचिया पर बैठी हुक्का के कश पर कश ले रही थीं। उसी असना बाहर से घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी तो सभी अपनी अपनी समातों पर जोर डालने लगी। लेकिन फौरन ही घोड़े ने हिनहिना कर जाहिर कर दिया कि वो अपने शहसवार को लेकर बाहर खड़ा है। बदरुद्दीन को जैसे करंट लगा, वो कुर्सी से उछल पड़ा, फौरन बाहर गया। सामने इस्माइल सरकार घोड़े पर बैठे ही मकीन के मुंतज़िर थे। बदरुद्दीन हकलाया, सलाम अलैकुम सरकार। जवाबन अलैकुम सलाम कहते हुए इस्माइल सरकार घोड़े से उतरने लगे तो बदरुद्दीन उल्टे कदमों वापस आया और दबे लहजे में बोला, अम्मी जान, इस्माइल सरकार तशरीफ़ लाए हैं। और वो फिर दरवाजे पर भागा। इधर बुढ़िया यानी हुस्ना भी अपने हुक्का को ठिकाने लगाने लगी। उधर बदरुद्दीन बाअदब बोला, अंदर तशरीफ़ लाइए ना हुजूर। सारी खातिन व लड़कियां अलर्ट हो चुकी थीं। कुरैशा व नूर आयशा तो उनकी आमद का सुनकर ही फर्श से उठकर खड़ी हो चुकी थी। कनीज़ भी उठकर बैठ गई थी और अपने दुपट्टा का आंचल पेशानी से नीचे तक गिराते हुए गेसरी बनकर फर्श पर ही बैठी रही थी। कशिश उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसी असना इस्माइल सरकार अंदर दाखिल होते हुए गहरी संजीदगी से अस्सलाम वालेकुम कहा तो हुस्ना व खैरुन्निसा ने दबे लहजे में वालेकुम अस्सलाम कहा और उनके बिल्कुल करीब हो गईं। हुस्ना भी सिसक उठी तो इस्माइल सरकार तसल्ली देने की गरज से उसके शाने को आहिस्तगी से थपकी दी और सर झुकाए हुए कनीज़ के बेट की जानिब बढ़े तो कुरैशा व नूर आयशा ने उन्हें सलाम किया। वो नम लहजे में जवाब देते हुए बेट के करीब जाकर खड़े हो गए। उसी असना इरफाना बेगम व सलमा खातून भी पहुंच गईं और खामोशी के साथ करीब जाकर खड़ी हो गईं। कनीज़ अपने घुटने पर ठुड्डी टिकाए अगरचे खामोश बैठी थी मगर आंखें बेतहाशा बरस रही थीं। इस्माइल सरकार को उसकी मौजूदा कैफियत का बखूबी एहसास हो रहा था, लिहाजा वो नहायत ही नर्म लहजे में बोले, बेटी कनीज़, ये सच है कि तुम्हारी माँ के साथ मेरे गहरे ताल्लुकात रहे थे, लेकिन तुम्हारे मुतल्लिक उसका जो दावा है वो 16 आने गलत है। ये मेरे ऊपर उसका बुहतान और एक संगीन अल्ज़ाम है जिसकी आड़ में उसने बेहद ख़तरनाक बदला लिया है। एक तवील सांस लेकर उन्होंने मज़ीद कहा, लेकिन अब मेरा यकीन पुख्ता हो चुका है कि गर्दिशें टल चुकी हैं और अब मुस्तक़बिल करीब में जमीला के साथ जो कुछ होने वाला है ये इब्राहिम सरकार की ज़िम्मेदारी है। फिर भी मैं दुआगो हूँ कि खुदा उसे कहरे इब्राहिम व उनके जलाल से महफूज रखे। उन्होंने अपने अल्फाज के साथ ही पता नहीं क्यों एक अजीब सी झुरझुरी ली तो सभी खातिन साम उठी और वो पूरे इख्तियार के साथ जब्त करते हुए अफसुर्दा लहजे में बोले, बेटी, मैं बेरहम और जालिम इंसान हरगिज़ नहीं हूँ, ताहम मुझसे एक ऐसी लग़ज़िश हो गई जिसने मुझे तुम्हारा मुजरिम व गुनहगार बना डाला। औलाद चाहे जैसा भी हो, उसकी मोहब्बत क्या होती है ये उसके वालिदैन ही समझते हैं, जबकि ये कहना हरगिज़ गलत नहीं हो सकता कि मेरा इकलौता लख्त जिगर लाखों में एक है जो अपनी मिसाल भी खुद है। मैं या मेरे ख़ानदानी अफराद ही नहीं, रिश्तेदार हों या खैर खा, कोई भी फ़र्द नहीं समझ पा रहा है कि तश्कलान इब्राहिमी अपनी अज़मत व मर्तबे का लिहाज किए बगैर
एक अदना तवायबजादी के कदमों में अपना दिल किस तरह बिछा गया। खैर, असबाब व सूरत हाल जो भी रहे हों, फ़िलहाल उस पर गौर व फिक्र की गुंजाइश नहीं है, बल्कि मैं अभी ये अर्ज़ करने आया हूँ कि एक शफीक बाप होने की हैसियत से अपने लख्त जिगर की तकरीब व दुर्दशा देखकर मैं बखुला उठा और उस तकरीब की वजह तुम्हें ही समझकर अहमकाना व जालिमाना रवैया अख्तियार कर बैठा। भले ही कुदरत ने तुम्हें बचा लिया बेटी, लेकिन ये इकरार करने से मैं हरगिज़ गुरेज नहीं करूँगा कि निशाना मैंने तुम्हें ही बनाना चाहा था। लिहाजा मैं 100% तुम्हारा मुजरिम हूँ। अगर मुमकिन हो सके तो मुझे माफ़। नहीं अब्बा हुजूर। कनीज़ सिसकती हुई फुर्ती से उठी और अपनी नर्म हथेली से उनके होठों को दबाती हुई बोली, मेरे दिल में आप लोगों के लिए इतना वसी मकाम है अब्बा हुजूर कि उसमें किसी भी शिकवे गिले की गुंजाइश हरगिज़ नहीं है। मुझे निशाना बनाने का आपका वलवला अंगेज़ ख्याल अगरचे कुदरत की ही कारिस्तानी थी, लेकिन अल्लाह का मकसद भी बाबू सरकार की फलाह व बहबूद से ही वाबिस्ता थे। कनीज़ ने अपना सर इस्माइल सरकार की छाती से टिकाते हुए दबी आवाज़ में फूट फूट कर रोने लगी तो उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई। ज़ब्त का बांध टूट गया और आंखों से अश्क की मोतियां टूट टूट कर कनीज़ के जुल्फ़ों में ही जज्ब होने लगी। सभी खातीन की भी आंखें अश्कबार हो उठी थीं। लिहाजा इरफाना बेगम आगे बढ़ी और कनीज़ को अपनी बाहों में लेकर उसका चेहरा अपनी छाती में गाड़ते हुए बोली, बेटी कनीज़ चुप हो जाओ नाज़नीन। देखो तुम्हारे अब्बा हुजूर की आंखें भी कितनी शिद्दत से बरसने लगी हैं। उनका तुमसे माफ़ी मांगना उनकी अज़मत व बरतरी की अलामत है रानी। इस तरह नहीं रोते वगैरह वगैरह। बहरहाल माहौल बेहद सोगवार हो उठा था। इस्माइल सरकार ने अपनी नाक झाड़ते हुए इशारे से बदरुद्दीन को करीब बुलाया और उसे रुपए थमाते हुए बोले, बेटे बदरुद्दीन, तुम फिरोज़ कुरैशी के यहाँ जाओ और 10 सिर बकरे का गोश्त लेकर हवेली पर चले जाना, लेकिन उससे कबल 2-3 सिर गोश्त या तुम फिर जितना चाहो अपने घर के लिए लेकर आ जाओ। आज रात के खाने में यहाँ इरफाना वगैरह को भी शामिल कर लेना। वैसे तुम हवेली पर ही खाओगे। मैं फ़िलहाल एसपी साहब से मिलने जा रहा हूँ। मौका मिला तो फिर आ जाऊँगा। उनकी बातें सुनकर कनीज़ के जिस्म में यकायक लग्जिश हुई और वो अपने हवास दुरुस्त करते हुए नर्म लहजे में बोली, अब्बू जान चाय। उन्होंने पलट कर नहायत ही शफकत और मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, आप बनाएंगी चाय? सभी खातीन मुस्कुरा पड़ी। वो बाखूबी समझ रही थी कि इस्माइल सरकार कनीज़ को मौजूदा कैफियत से बाहर लाने के लिए ही ऐसा पूछ रहे हैं, और तकरीबन सच भी यही था। कनीज़ ने निगाहें झुकाकर कहा, जी अब्बू, मैं ही बनाऊंगी चाय। कशिश बराबर मुस्कुराए जा रही थी। नूर आयशा फ़ौरन बोली, स्टोव मैं जला देती हूँ बीवी जी। उसी असना बदरुद्दीन कुर्सी लेकर उनके ताक़ुब में आन खड़ा हुआ तो इरफाना का इशारा पाकर उन्होंने पीछे पलटकर देखा और बैठते हुए बोले, अब तुम भी चाय पी लो बेटे, फिर जाना और हाँ, तुम अपने घर के लिए नफीस चावल वगैरह भी ले लेना। बदरुद्दीन ने कहा, वो सब कुछ कुरैशा बाजी इंतज़ाम करेंगी हुजूर, मैं गोश्त लाकर हवाले कर देता हूँ। मगर ये कुरैशा कौन है? जी वो मेरी बीवी की बड़ी बहन है, बेवा हैं बेचारी, 2 बच्चे हैं इनके। ओह, आपके छोटे सरकार ने इस बेसहारा खातून के लिए कुछ नहीं सोचा? जी सोचा है, बहुत कुछ इनायत करते रहते हैं। इस्माइल सरकार ने बहुत खूब कहकर दूसरे सहन में चाय बना रही कनीज़ के सरापा का जायज़ा लेने लगे। गालिबन वो अपने लख्त जिगर से उसका मुआवजा कर रहे थे। बाकी सभी खातीन उनके गिरदोपेश में ही मौजूद थीं। थोड़े ही वक्फा के बाद गरम चाय की चुस्की लेते हुए इस्माइल ने सामने खड़ी कशिश पर निगाह डालकर उससे मुखातिब हुए, बेटी कशिश? जी बाबा जान। वो फ़ौरन करीब आ गई तो उन्होंने कहा, बेटी छोटे सरकार ने आप दोनों बहनों को यहाँ मुंतकिल कर रखा है तो यकीनन आप लोग गरीब बदरुद्दीन के सर बोझ होंगी। बदरुद्दीन फ़ौरन बोला, ऐसी कोई बात मत सोचिए हुजूर। इस्माइल सरकार ने कहा, ये तुम्हारी फराख दिली है बेटे, क्योंकि
रहते किस इंसान की गुर्बत में हो, कुछ न कुछ असर तो तुम्हारे दिलो दिमाग में भी रहेगा ही, वरना इधर बाबू के अलालत के सबब तुम्हारा काम धंधा भी चौपट है। चाय पी लो और बाहर जाकर घोड़े की जीन वाली थैली से 10-10 हज़ार की 2 गड्डियाँ लाकर कशिश बेटी के हवाले कर दो। बदरुद्दीन चाय का कप रखते हुए फौरन बाहर गया और 2 गड्डियाँ निकाल लाया। इस्माइल सरकार ने चाय का आखिरी घोंट लिया तो कशिश ने उनके हाथ से खाली कप ले लिया और वो जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए कुर्सी से उठकर एकटक अपना चेहरा निहार रही कनीज से बोले, बेटी मैं अब चलूं? मगर वो कोई जवाब दिए बगैर बेसहारों की तरह उनका चेहरा ताकती रही। इस्माइल सरकार ने पता नहीं क्या सोचा कि उनके सर झुक गए और अपने झुके हुए सर को इस बात में हरकत देकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगे। तब खुद में गुमसुम इरफाना बेगम यकायक चौंक कर बड़बड़ाई, वाह रे रईस आजम खानदान, जभी तो जमीला पागल बनी हुई थी, मगर जब किसी वजह से अंगूर नहीं मिले तो इंतकामी जज्बा बेदार हो उठा। ये बातें हुसना बेगम ने ताबड़तोड़ कह दिया, जिससे तकरीबन सभी खातिन मुत्तफिक थी। फिर भी सलमा बी ने कहा, मगर सच क्या है हुसना बहन, ये तो जमीला के वापस आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वैसे भी इब्राहिम सरकार अंदर ही अंदर आग बबूला हैं वगैरह वगैरह। जहाँ 4 औरतें मौजूद हों वहाँ खामोशी भला कैसे रह सकती है? ओह माफ़ कीजिएगा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? खैर आगे की सुनिए। सोमवार की सुबह 7 बजे एसपी साहब का ऑर्डरली हज़रत इब्राहिम सरकार से मिलने हवेली पर आ गया, जबकि वो उस वक्त तक शफखाबी के लिबास यानी लुंगी और स्लीपिंग गाउन में फ़र्श पर ही नीमदराज थे। उस दिन उन्होंने नमाज फजर भी अदा नहीं की थी। दरअसल वो कई दिनों बाद उस रात सुकून की नींद सोए थे, इसीलिए बेदार होने में ताख़ीर हो गई थी। वैसे मौसम सरमा भी आ चुका था। खैर उनकी बेगम उनके करीब ही थीं और सुबह की चाय खुद अपने ही हाथों बनाकर खाबंद को पिला चुकी थीं। उसी अशना कमरुद्दीन ने आकर पर्दे के पीछे से आवाज़ लगाई, अस्सलाम वालेकुम, एसपी साहब का ऑर्डरली हुजूर से मिलने आया है, अंदर आओ कमरुद्दीन। इब्राहिम सरकार ने कहा तो वो अंदर दाखिल हुआ। उसे हुक्म मिला कि ऑर्डरली के लिए नाश्ता चाय का बंदोबस्त करें, मैं फ़ौरन पहुंचता हूं। कमरुद्दीन ने हुक्म की तामील में सर को हरकत दी और बाहर निकल गया। इब्राहिम सरकार खुद उसी हुलिया में अंदर ही अंदर बाहरी गेस्ट रूम में दाखिल हुए तो फर्श पर पड़ा हुआ बेदार मुनीर हड़बड़ा कर उठ बैठा और सलाम करके बाहरी डोर खोल दिया। कमरुद्दीन के इशारे पर ऑर्डरली अंदर दाखिल हुआ और हाथ जोड़कर देवकामत इब्राहिम सरकार को प्रणाम किया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दी और बैठने का इशारा किया। वो जेब से एसपी साहब का अरसाल करदा लिफाफा उनके सामने टेबल पर रखकर एक जानिब कुर्सी पर बैठ गया। इब्राहिम सरकार लिफाफा से खत निकाल कर पढ़ने लगे। लिखा था, सर्वश्रेष्ठ श्री इब्राहिम सरकार, शुभकामनाएं। आशा है हुजूर सपरिवार कुशल पूर्वक होंगे। ज्ञात हो कि हमारी पुलिस हैदराबाद पुलिस की निगरानी में जमीला बेगम को गिरफ्तार करके ला रही है। ट्रेन अपने निर्धारित समय 8:40 पर मुजफ्फरपुर पहुंच रही है। हुजूर की आज्ञा हो तो मुजरिमा को धोखा, फरेब और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत अदालत में आज ही प्रस्तुत कर दूं, जहां से तत्काल वो जेल में डाल दी जाएगी। ऑर्डरली के माध्यम से श्रीमान द्वारा प्रेषित किए गए प्रत्युत्तर की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। आखिर में ज्ञात हो कि मुजरिमा जमीला बेगम के साथ कमर जहां नामक एक हैदराबादी स्त्री भी आ रही है, जो संभवतः उसकी खालाजाद बहन बताई गई है। हुजूर का शुभचिंतक दिगंबर चौधरी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुजफ्फरपुर। इब्राहिम सरकार ने खत पढ़कर टेबल पर रख दिया और निगाहें बुलंद करके सामने हाथ बांधे खड़े मुनीर ड्राइवर की जानिब देखा। देखो मुनीर, कमरुद्दीन कहाँ गए? ऑर्डरली के लिए चाय वगैरह? जी मैं इन्हें लेने आ गया हुजूर। अचानक कमरुद्दीन अंदर दाखिल होते हुए बोला तो हजरत ने ऑर्डरली से कहा, आप जाकर चाय पिए, तब तक मैं एसपी साहब के नाम एक खत लिख लेता हूँ। जज जी हुजूर। वो कसमसाया और उठकर कमरुद्दीन के ताकुब में बाहर चला गया तो वो टेबल के दराज से कागज़ कलम निकाल कर ख़त लिखने लगे, जो इस तरह था, प्रिय दिगंबर बाबू, जिए खुश रहें। जमीला बेगम को फ़िलहाल न तो अदालत में पेश करना है और न जेल भेजना है।
वैसे भी पुलिस को कम से कम 12 घंटे तक किसी भी मुलजिमान या मुजरिमान को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखने का इख्तियार हासिल होता है, और वैसे भी थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट अभी पुख्ता नहीं है, लिहाजा पुलिस ने अपनी डायरी मेंटेन नहीं की होगी, क्योंकि दारोगा से यही मेरी हिदायत भी थी। बदसूरत जमीला बानो को फ़िलहाल उसके ही कोठे पर नज़रबंद कर दी जाए और हल्का के किसी भी मर्द व खातीन से मिलने पर पाबंदी आयद कर दी जाए। मेरा ख्याल है कि मुकामी पुलिस को ऑर्डर कर दें वो बाहर से इमारत के अंदर दाखिल होने वाले सभी रास्तों को बंद करके 1-2 कांस्टेबल का पहरा लगा दें। कल शाम 7 बजे उसे मेरी हवेली पर लाना है, जिसमें आपकी मौजूदगी मुमकिन हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दुआओं के साथ इब्राहिम जलालपुरी। जो ही उन्होंने ख़त पूरा किया, इस्माइल सरकार हाथ में चाबुक लिए अंदर दाखिल हुए। ये कैसा ख़त है अब्बा हुजूर? इब्राहिम ने कहा, खुद ही पढ़ लीजिए, एसपी साहब का ख़त है। इस्माइल चौंके। हाँ, कल मैं एसपी साहब से मिलने गया था अब्बा हुजूर, लेकिन वो कहीं किसी इंक्वायरी में गए थे, मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए हुजूर से नहीं बता पाया। बदरुद्दीन ने मुझे बताया था बेटे, जब वो आपकी हिदायत पर गोश्त लेकर यहाँ आया था। इस्माइल ने झुककर एसपी का ख़त उठा लिया और पढ़ने लगे। ऐसे में उनके चेहरे पर कई रंग आए और मिट गए। एक तवील सांस लेकर उन्होंने ख़त अब्बा हुजूर के सामने रखा ही था कि उन्होंने अपनी जानिब से लिखा हुआ ख़त उन्हें थमा दिया। वो उसे भी दिल पढ़ने लगे। चुनांचे अब्बू की तहरीर पढ़ते हुए उनके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की लहरें नमूदार हो गईं। उन्होंने ख़त तह किया और झुककर अब्बू के सामने ब्लैंक लिफाफा उठाते हुए उनका चेहरा देखा तो अचानक ही निगाहें चार हो गईं। बेहद मुनासिब अक़दाम हैं अब्बा हुजूर के। वो बड़बड़ाए और चौंकते हुए मज़ीद बोले, अब्बू मैं कल्याणी फ़िश मार्केट जा रहा हूँ, मलगा मछली लाने खाएंगे ना? इब्राहिम सरकार के होठों में बारीक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, क्यों, मैं कोई आपके घर का मेहमान हूँ क्या? आप नहीं जानते कि आपकी वो पसंदीदा मछली मुझे भी बेहद पसंद है, और फिर नेकी भी भला पूछ कर की जाती है। सामने खड़ा मुनीर ऊंची आवाज़ में हंस पड़ा तो इस्माइल सरकार शर्मा कर झेप से गए। उसी लम्हा ऑर्डरली ढकारते हुए अंदर दाखिल हुआ तो अब्बू जान के इशारे पर इस्माइल ने ख़त उसे थमा दिया और वो झुककर सलाम करते हुए कमरे से बाहर चला गया था। बहरहाल यहाँ कहानी कनीज़ की 34वीं किस्त मुकम्मल हुई। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम।